विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, कक्षा 12 की परीक्षा सामने है, तो आप लोगों की मदद के लिए ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो कुछ बच्चों की मांग थी कि सर आप डेरिवेशन दीजिए, जिसमें यह भी मतलब गॉस प्रमेय जो टॉपिक लेके आया हूँ इसके भी डेरिवेशन की मांग की गई है। तो इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। इसमें मैं गॉस प्रमेय के बारे में आपको पढ़ाऊँ कि इसके पहले आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए जिनका उपयोग इस प्रमेय को सिद्ध करने में किया जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपने कैसे पढ़ा है, आपको किस तरह से चीज़ें समझाई गई हैं, इसलिए मैं अपने ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप देखिए, आप वैद्युत फ्लक्स पढ़े होंगे, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, जिसका अर्थ आप ई डी ए कास थीटा निकालते हैं। यह चीज़ आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। यह चीज़ आपको रटा होना चाहिए डेरिवेशन करते समय कि फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का यह सूत्र है। वेक्टर ई, यहाँ डॉट वेक्टर ए करेंगे, भी डी ए का यूज यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ भी डी हटा दीजिए आप, केवल ई ए कास थीटा भी आप बात करिए। फिर डेरिवेशन के समय हम डी का यूज करेंगे तो समझाएंगे क्यों कर रहे हैं। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए बराबर ई ए कास थीटा, इसको आप पढ़े हैं, इसको फिर से आप समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, ये मैं वृत्त बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? वृत्त। और आप जानते हैं कि वृत्त जो होता है वो दो बीमा की चीज़ है। इसमें दो बीमाएँ केवल होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। माने यह एक समतल आकृति है, जैसे यह बोर्ड का यह भाग जिस पर मैं लिख रहा हूँ, इसी तरह यह होता है। तो इसके केंद्र पर जो कोण बनता है, आपको पढ़ाया गया होगा कि जो केंद्र पर कोण बनता है थीटा, यह वृत्त से संबंधित बात कर रहा हूँ बेटा, और यह चाप कहा जाता है और यह त्रिज्या है। तो केंद्र पर जो कोण बनता है वृत्त के, यहाँ आप ध्यान देना, वृत्त के केंद्र पर कोण जो बनेगा थीटा, वह होता है चाप बटे त्रिज्या। यानी चाप को अगर हम यस से और त्रिज्या को आर से दिखाएं तो यस बटे आर, यह सूत्र है। थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। और ध्यान दीजिए बेटा, यह रेडियन में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? रेडियन में। इसका मात्रक रेडियन है, ठीक है। यह समतल कोण होता है, यह वृत्त के लिए है। अब आप कल्पना करिए एक गोले की। तो वृत्त और गोला में क्या अंतर है? गोला, अरे गेंद आप देखे हैं ना, तो गोला जो है वह तीन बीमा की चीज़ है। इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो ये तीन बीमा की चीज़ है। अब आप एक गोले की कल्पना करिए। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ घन कोण के बारे में। घन कोण के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप एक गोले की कल्पना कीजिए। इसका केंद्र यहां मान ले रहा हूं कि O है। आप इस गोले की कल्पना करिए, और जैसे यहां देखा ये समतल था, त्रिज्या 2 खींच दिए, केंद्र से ही त्रिज्या खींची जाती है, तो कोण बना। तो उस कोण के लिए सूत्र आया चाप बटे त्रिज्या। अब गोले में आप कल्पना कीजिए कि क्या गोले में इस तरह से केवल ऐसे चाप खींचा जा सकता है समतल की तरह? नहीं। उसमें केंद्र पर आप कोण बनाएंगे। तो आप कल्पना करिए कि जैसे कोई शंकु लें, शंकुआकार चीज़, जैसे भाला समझ लीजिए, वो शंकुआकार हो या कोई भी, और उसमें आप उसको धंसाइए और उसका जो नुकीला भाग है वह केंद्र पर लेकर के जाइए। माने इस तरह की आकृति आप समझिए, ऐसे। तो यह भाग जो है वह कोण जो बनाएगा वह इस आकार का ले जा करके बनाएगा, ऐसे अंदर कोण बनेगा।
इसकी तरह समतल पर नहीं बनेगा, वह पूरा शंक्वाकार भाग जाएगा। तो इस तरह जो कोण बनता है उसे घन कोण कहते हैं। पहले आपको घन कोण समझना जरूरी है। और ठीक इसी तर्ज पर इसका सूत्र भी बनता है कि जो घन कोण बनेगा बेटा, यह, अब इसमें क्या लिए थे, इसमें चाप होता है, केवल ये एक समतल की चीज़ है तो चाप ले लिए, और इसमें चाप नहीं, इसमें पूरा भाग ऐसे जा रहा है, पृष्ठ लिया जा रहा है, उसको पृष्ठ कहेंगे। तब यहाँ कहेंगे पृष्ठ, या कह सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको क्षेत्रफल समझिए। और बटे यहाँ त्रिज्या लिया जाता है और इसमें लिया जाता है त्रिज्या का स्क्वायर। माने अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल को a माने तो त्रिज्या r माने तो r स्क्वायर, और r यहाँ से इसके सेंटर की दूरी होगी, यही r है। ठीक है, तो यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। ए भाई आर स्क्वायर माने पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, किसके लिए, घन कोण के लिए। घन कोण हमने समझा दिया आपको। अब अगर यह भाग, अब आप कल्पना करिए कि एक गोला हो, गोला आप समझिए, आप वृत्त नहीं, वृत्त और गोले में अंतर है। गोला मतलब गेंद की तरह समझिए, ठीक है। अब अगर यहाँ यह जो हमने लिया, यह इस तरह से लिया कि सेंटर से, ये मान लीजिए कि आपको कल्पना में लगता होगा कि बस ऐसे सीधे हैं और उसी के सीधे में से केंद्र तक हम चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम यह भाग थोड़ा इस टाइप का ले लें तो आप देखेंगे कि इस तरह से यह सेंटर पर फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसका एक भाग काट लेते हैं, उसकी कल्पना हम कर लेते हैं कि कोई भाग ऐसे कटा है और यह जो भाग कटेगा वह एक्चुअल में अब जहाँ से सीधा बैठेगा उसी को लेंगे। अब यहाँ घन कोण बनेगा, और घन कोण का जो मात्रक होता है बेटा वो स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन समझ लेना, हाँ, स्टेरेडियन। तो इसका एक कटा हुआ भाग जो ए का है, उसका कटा हुआ भाग ए कास थीटा लेंगे, माने तब इसका घन कोण जो बनेगा उसके लिए ए कास थीटा बांट लेंगे और बाई आर स्क्वायर करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ए कास थीटा बाई आर स्क्वायर, यहाँ आंतरिक घन कोण, और घन कोण को ओमेगा से दिखाते हैं। ध्यान देना, वृत्त के केंद्र पर बना कोण को थीटा से और इसको ओमेगा से, ओमेगा है यह, डब्ल्यू मत पढ़ना, ओमेगा, ठीक। अब इतनी बात आपको समझ में रखनी है, तब हम जाकर के गॉस थ्योरम को निपटा पाएंगे। अब अगर इतना आप जानते हैं तो बड़ी आसानी से आपको समझा दूंगा 4 लाइन में, ठीक है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी समझ के लिए। थोड़ा एक चीज़ और समझ करके चलते हैं। गोले के बारे में हमने बताया ना बेटा, इस तरह से ये समझ लीजिए, घन कोण के बारे में बताया। एक बात थोड़ी सी और आपको समझ लेनी है कि ये जो घन कोण बनेगा ये इतने द्वारा हमने बताया, ओमेगा बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे आर स्क्वायर। जब पूरे गोले द्वारा, आप अगर पूरा गोला ले लें तब जाकर के केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, तो यह समझ लीजिए कि गोले के पूरे पृष्ठ द्वारा, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा जो कोण बनता है, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब पूरा ले लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घन कोण ओमेगा जो होता है वह 4 पाई के बराबर होता है। इतनी बातें आपको और याद रहनी चाहिए। ओमेगा पाई के मतलब संपूर्ण पृष्ठ द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है वह 4 पाई के बराबर होता है, जबकि वृत्त में आप जानते हैं कि पूरी परिधि द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, यह वृत्त है और यह गोला है, तो पूरी परिधि द्वारा जो कोण बनता है इस पर वृत्त के, वह 2 पाई बनता है।
वृत्त की पूरी परिधि द्वारा केंद्र पर बना कोण आप जानते हैं कि इस बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है और 360 अंश को क्या कहते हैं? 2 पाई। पाई का मतलब होता है 180 अंश। ठीक है, इसके साथ इसका भी ले लीजिए, तब हम गॉस थ्योरम पढ़ाते हैं। एक चीज और समझ लेते हैं, हाँ, उसकी भी जरूरत पड़ेगी, क्षेत्रफल वेक्टर। देखिए जितनी चीजें बता रहा हूं, अगर आप क्षेत्रफल वेक्टर का मतलब समझ रहे हो ना, चाहे वेक्टर क्या कहलाता है? सदिश। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या है? जैसे कोई समतल है, मान लीजिए यह है, इस पर जो वो बनेगा, मान लीजिए यह है, इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है बेटा, अब इसका क्षेत्रफल अगर हम ए मान लें, ए, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर जो बनेगा वह इसके लंबवत। अब बोर्ड पे हो सकता है आप कम समझ रहे हो, ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ कोई समतल है तो इसके लंबवत, इस तरह से लंबवत दिशा में वेक्टर की दिशा होगी। ठीक है, इसे क्षेत्रफल वेक्टर कहेंगे, जो उस समतल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा होगी, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा। अभिलंब ऐसे खींचेंगे तब नहीं, ऐसे बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा ही उस समतल के लिए क्षेत्रफल वेक्टर होगा या क्षेत्रफल सदिश होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलते हैं। अब अगर आप इतनी बातें समझ गए जो अभी हमने बताया, तो अब आप गॉस प्रमेय पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। उन्हीं के उपयोग से इसे सिद्ध भी किया जाएगा। तो गॉस प्रमेय क्या कहता है? गॉस प्रमेय कहता है बेटा, गॉस एक वैज्ञानिक का नाम है, उसने जो प्रमेय दिया उसी का नाम है गॉस प्रमेय। उसने क्या कहा? उसने कहा कि किसी बंद पृष्ठ तो गॉस प्रमेय आप देख लीजिए कि गॉस कहता क्या है। अब कल्पना कीजिए बेटा, एक बंद पृष्ठ की, जैसे गेंद की आकृति होती है, अंदर खोखला हो, कोई बक्सा आप ले लेते हैं, कोई इस तरह की जो भी आकृति हो, अगर उसके अंदर कोई आवेश रख दिया जाए, कहीं भी उसके अंदर कोई आवेश रख दिया जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? कि किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश है, माने उसके अंदर वह बंद है। तो वह अब जानते हैं जहाँ आवेश होता है तो वैद्युत रेखाएं निकलती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। अब वही आपको मालूम है फ्लक्स के बारे में। तो अब फ्लक्स जो गुजरेगा, जैसे बंद है कोई चीज़ और उसमें आवेश रखा गया है, तो वो फ्लक्स निकलेंगे उस पूरे पृष्ठ से बंधे हुए। आप कल्पना करिए जैसे आपके पास कोई बॉक्स टाइप की आकृति है या किसी कोई गोलाकार आकृति है, उसके अंदर आवेश रख दीजिए। मान लीजिए कुछ भी हो, कोई भी आकृति के बारे में आप चिंता ना करें, और यहाँ कोई आवेश आप रख दीजिए। अब ये आवेश यहाँ जो है, इससे जो रेखाएं निकलेंगी, वैद्युत रेखाएं, बल रेखाएं, वैद्युत रेखाएं, जिन्हें फ्लक्स कहेंगे हम, तो ये इस तरह से निकलेंगी। अब यहाँ आप कल्पना करिए कि यही सब इसके पीठ कहे जाएंगे। पीठ को ही हम शुद्ध भाषा में पृष्ठ कहेंगे। ठीक, तो अब इस पृष्ठ से जो बल रेखाएं, जो ये फ्लक्स गुजर रहे हैं, यही कहे जाएंगे पृष्ठ से परिबद्ध फ्लक्स। पृष्ठ से परिबद्ध फ्लक्स, यही तो चारों ओर से निकलेंगे। इसी तरह से चाहे ये गोलाकार आकृति हो, आकृति चाहे जिस तरह की हो, फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी। और आवेश कहाँ बंद है? उस पृष्ठ के अंदर। तो उसी पर यह प्रमेय बनाया गया है कि किसी बंद पृष्ठ, अब कोई भी बंद पृष्ठ हो किसी भी तरह का, से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, यानी जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहे हैं, यह वैद्युत फ्लक्स जिसे हम फाई ई से इंगित करते हैं,
उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, अब इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यही आवेश है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश, नेट आवेश का मतलब हुआ कुल आवेश। इसमें दरअसल धन आवेश ऋण आवेश का जोड़ करके पूरा उनको जोड़ घटा करके जो बचता है उसी को नेट आवेश कहते हैं, ठीक है, जो शुद्ध रूप से गणना में बचता है। तो इसलिए यह शब्द लगाना उचित होता है। तो उससे परिबद्ध जो नेट आवेश है, इसको क्यों मान लेते हैं, वह उसका 1/ε0 गुना होता है यह वैद्युत फ्लक्स। अब आप उसको सुनिए, इस तरह से समझिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ऐसा आप समझ गए इस बात को। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी क्या बना, फाई ई बराबर उस पृष्ठ से परिबद्ध Q का 1/ε0 गुना, तो गुना कर दिए तो कुल मिलाकर के बना फाई ई बराबर Q/ε0। यही है गॉस थ्योरम। ठीक, अब हम इसका डेरिवेशन देते हैं बेटा। इसका डेरिवेशन अब शुरू करेंगे और डेरिवेशन में, अच्छा, डेरिवेशन को हिंदी में आप जानते हैं कि व्युत्पत्ति भी कहते हैं। इसको भी जानते रहिए, कहीं आप इसमें उलझ कर ना रह जाइए। व्युत्पत्ति। अब यहाँ देखिए एक बंद पृष्ठ बनाया हूँ। अब इस बंद पृष्ठ पे हम मान ले रहे हैं बेटा, यहाँ इसके अंदर एक आवेश +Q है। +Q आवेश इसलिए ले रहा हूँ कि +Q आवेश की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ होती हैं वो हमेशा बाहर की ओर निकलती हैं। और यहाँ एक छोटा सा उस पूरे पृष्ठ पर, जैसे गोलाकार समझिए, अंडाकार समझिए, जैसा भी पृष्ठ हो, तो उस पर एक क्षेत्रफल लिया जा सकता है छोटा सा। तो उस छोटे से क्षेत्रफल को मैं यहाँ एक छोटा क्षेत्रफल मान रहा हूँ बेटा। ये जितना बड़ा बनाया गया है अभी बड़ा है, लेकिन ये चूंकि समझना है तो बोर्ड पे ऐसे बनाए जाते हैं। अब एक छोटा क्षेत्रफल मैं DA ले रहा हूँ। देखिए क्षेत्रफल को A से, एरिया है ना, एरिया को क्षेत्रफल है तो एरिया के नाते A से दिखाते हैं, और अगर छोटा हो तो DA का उपयोग करते हैं। यह D जो है संकेत अवकल गणित में चलता है। जब हम अवकलन समाकलन पढ़ते हैं तब इनका उपयोग किया जाता है। छोटी राशियों के लिए D लगा दिया जाता है, ठीक है। जो मैथ के छात्र हैं वो समझते हैं, जो नहीं है वो ज़्यादा परेशान ना हो। अभी इसके नाते जो बल रेखाएं निकल रही हैं +Q के नाते, वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अब उसको मैं मान लीजिए कि यहाँ से जाने वाले को दिखा दे रहा हूँ वेक्टर E, और क्षेत्रफल ये जो लिया हूँ वह DA है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, और यहाँ से इसकी दूरी R ले लिया हूँ। अब हमने बताया अभी आपको कि जो क्षेत्रफल होगा उसका क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा वो उस पर खींचे गए अभिलंब की वो भी बाहर की ओर दिशा होगी। तो यहाँ अगर हम अभिलंब खींचें तो हम मान ले रहे हैं कि यह इसके साथ थीटा कोण बना रहा है वेक्टर E के साथ, तो वैद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। और इसका जब वेक्टर रूप लेंगे तो इसको D वेक्टर A से दिखाएंगे। यह उस क्षेत्रफल पर लंबवत जाएगा, ठीक। अब हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। अब देखिए बेटा, जब छोटा क्षेत्रफल लेंगे तो कम फ्लक्स गुजरेंगे, तो उनके लिए भी छोटी फ्लक्स मतलब संख्याओं के लिए D का प्रयोग कर देंगे। क्योंकि छोटी राशियां ले रहे हैं तो D फाई E ले रहे हैं। D फाई E बराबर, तो जैसे फाई E बराबर आपने क्या पढ़ा, वेक्टर E डॉट वेक्टर A, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे वेक्टर E। अब डॉट वेक्टर A के जगह छोटी राशि DA लिए हैं तो प्रयोग करेंगे D वेक्टर A, ठीक।
या आप जानते हैं कि इसको लिखा जाता है EDA cos थीटा। आप सदिशों का अदिश गुणन जब पढ़ेंगे, डाट गुणन, तो उसमें यह पढ़ाया गया होगा। तब EDA cos थीटा बन गया। अब E का मान हम पढ़े हैं, अब यहाँ से लिख रहा हूँ बेटा। E का मान हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो उसको कोष्ठ में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर होता है, या पढ़े हैं सूत्र में। यहाँ आप ध्यान दीजिए, हमने E का मान रख दिया और ये जो DA cos थीटा है इसको लगाए रखेंगे, तो DA cos थीटा। E का मान यह पूरा है। यहाँ मैं कोष्ठ में लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, चूँकि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए, इसे एप्सिलॉन भी कहते हैं, एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं, ठीक है, भ्रमित मत होना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैं एप्सिलॉन कहता हूँ, Q/R स्क्वायर। यही मान E का हमने यहाँ रख दिया। अब आप देखिए कि यह जो D फाई है, यह छोटे संख्या में क्षेत्र रेखाओं को, यानी फ्लक्स के छोटे मान को दिखाता है यह। अब जब बड़ा मान प्राप्त किया जाता है अवकल गणित में, तो वहाँ समा आता है। अब समाकलन करने का क्या मतलब होता है? अगर इस छोटे क्षेत्रफल के लिए आ गया बेटा, तो पूरा देखने के लिए, चूंकि हमें पूरे पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स देखना है, तो ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रफलों का क्या करना पड़ेगा? जोड़ करना पड़ेगा, योग। इसीलिए जहाँ ऐसे छोटी छोटी राशियों की जोड़ की बात आती है, वहीं समाकलन किया जाता है। तो अब हम पूरे पृष्ठ से अगर लें, तो पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स अब पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स लेंगे तो फाई ई, अब पूरा फाई ई ले रहे हैं और इसका समाकलन हो जाएगा किसका? EDA cos थीटा का कर लीजिए, और चाहे यह पूरा डायरेक्ट रख लीजिए आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर और DA cos थीटा। ठीक है, यह पूरा रहेगा। ठीक, अब देखिए डी फाई का इतना मान आया था ना, तो पूरा ज्ञात करने, पूरे फ्लक्स को हम फाई से इंगित करेंगे, और चूंकि ये परिबद्ध है तो इसको परिबद्ध के लिए एक ऐसा अतिरिक्त चिन्ह लगा देते हैं। हाँ, इससे आप लोग ना हड़बड़ाएं। अब हम इसको समाकलित करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है बेटा, और Q, ये तो क्या कहते हैं, नियत राशियां हैं, ये परिमाण इनका नियत है, तो इनका समाकलन में कोई रोल नहीं होता, तो इनको हम बगल लिख लेते हैं, 1 माने गुणांक के रूप में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ऐसे इसको बाहर ले लिए। अब जो बचा वह क्या बचा? DA cos थीटा बाई R स्क्वायर। ठीक, यहाँ मैं थोड़ा ऐसे अलग कर दे रहा हूँ। अब हम समाकलन अगर करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब आप ध्यान देंगे, अब DA cos थीटा बाई R स्क्वायर हमने क्या बताया है आपको कि यह आंतरिक घन कोण है। तो अब घन कोण, चूंकि पूरे घन कोण को ओमेगा से दिखाते हैं, और यहाँ DA क्षेत्रफल है तो छोटा घन कोण बनेगा, तो इसे छोटी राशि डी ओमेगा से दिखाएंगे। डी ओमेगा माने छोटा घन कोण है यह। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में मैं लिख दे रहा हूँ कि घन कोण, यहाँ घन कोण जो बन रहा है वह डी ओमेगा है। ठीक है, अब जब डी ओमेगा का समाकलन करेंगे तो यह छोटा घन कोण है, यहाँ पर यह छोटा घन कोण है,
इसे हम डी ओमेगा से दिखाएंगे। तो ऐसा जब पूरा पृष्ठ लेंगे तो डी ओमेगा का योग होता चला जाएगा और पूरा वह हो जाएगा ओमेगा, पूरा बन जाएगा ओमेगा। तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब इसका पूरा मान हो जाएगा ओमेगा, इसका समाकलन ओमेगा होगा, बस आप ऐसे रटे रहिए। डी ओमेगा का पूरा देखेंगे तो ओमेगा बन जाएगा। डी ओमेगा छोटी राशि है, पूरा ओमेगा के रूप में ले लिए हैं। जबकि हमने अभी पढ़ा कि गोले के लिए, देखो बेटा यहाँ थोड़ा सा अलग करके दिखा दे रहा हूँ, अपना समझ लेना। अब पूरे गोले के लिए हमने बताया कि घन कोण जो है वह 4 पाई होता है। हाँ, तो गोला ही केवल नहीं, जो भी बंद पृष्ठ इस तरह से होंगे गोले की तरह। अब इसको अगर हम लिखें तब यह बन गया फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू ओमेगा की जगह क्या रखेंगे 4 पाई। यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्यों हुआ 4 पाई, क्योंकि ओमेगा बराबर 4 पाई अभी आपको हमने समझाया था। अब यह 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा फाई ई बराबर, यहाँ बचा क्यू और बटे एप्सिलॉन नॉट। यही है बेटा गॉस का प्रमेय, सिद्ध हुआ। अब आप शुरू से पूरा वीडियो जिन चीज़ों को पहले समझाया हूँ उसको भी देख करके और इसको समझिए, नोट बना लीजिए, 1-2 बार देख लीजिए, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। सारी चीज़ अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।